गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात एवरीवन। मैं कमल जोशी आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं न्यूट्राइट लिव 360 फेज 3 डे 4 में। राइट, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 3 दिन हमने यहाँ पे नॉलेज सेशन में काफी सारा नॉलेज गेन किया है। डे 3 यानी कि यस्टरडे हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानकारी ली थी, द पावर ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज फॉर आवर गट हेल्थ। राइट, तो एक्सरसाइज कितना जरूरी है, कसरत करना कितना जरूरी है, योगासना यहाँ पे हमें किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं हमारे गट को हेल्दी रखने में, उसके बारे में हमने बात की थी। और आज हम उससे ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डे 4 का, वो क्या है? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, पावर ऑफ प्रीबायोटिक इन अवर गट हेल्थ। राइट, सो गट हेल्थ में अगर हमें हेल्दी रखना है, क्योंकि हम गट रिसेट फेज में काम कर रहे हैं, तो उसमें प्रीबायोटिक का रोल क्या है। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम समझेंगे कि प्रीबायोटिक क्या है। और रिसेंटली हमने उसमें प्रोडक्ट भी लॉन्च किया है, तो ये जानकारी लेना और भी जरूरी बनता है। राइट, हमने बंडल में ये प्रोडक्ट परचेज भी किया है, तो हमारे लिए और भी ज्यादा जानना जरूरी है कि ये प्रीबायोटिक का रोल क्या है। फाइबर की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें हमने सुना है काफी बार सोल्यूबल फाइबर, इनसोल्यूबल फाइबर, तो ये दोनों क्या है उसके बारे में भी आज हम जानकारी लेंगे। और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आज हम यहाँ पे लेने वाले हैं। तो आप सब लोग तैयार हैं? राइट, आपको क्या करना है, पेन पेपर अपने पास रेडी रखना है, क्योंकि अब मैं जिनको वर्चुअल स्टेज पे बुलाने वाला हूँ, राइट, वो पीपीटी में आपको कभी भी कुछ नहीं बताएंगे, वो आपको बताएंगे डायरेक्ट इंस्टेंट। राइट, और देखिए उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। अगर उनको सिर्फ हम बोलने के लिए बोलेंगे ना, तो वो विदाउट एनी टॉपिक आपके पास 2 घंटे 3 घंटे आराम से बोल सकते हैं। आप सिर्फ टॉपिक का नाम दीजिए, वो आराम से बोलते, तो बहुत नॉलेज है। तो वो क्या नॉलेज कब दे देंगे ना उनके पास से, वो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपने लिखा हुआ होगा ना, तो आपके पास वो रेडी रहेगा। तो आप सब लोग तैयार है? मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ वर्चुअल स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड साइंस, जिनका सब लोग बेसब्री से, खासतौर पर जो फेज 2 फेज 1 वाले हैं, उनको पता है कि यहाँ पे आज कुछ ना कुछ नया जानने को मिलने वाला है। तो मैं आप सब लोगों की तालियों के साथ बुलाना चाहूंगा डॉक्टर श्याम को। सो ओवर टू यू डॉक्टर श्याम। थैंक यू कमल। गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। नमस्ते। हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन। आज मैं बहुत खुशी से बात करूंगा क्योंकि मेरा वन ऑफ माय टॉप साइंटिस्ट हैं आज आज आपको कुछ ज्ञान देने के लिए प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के बारे में। उन्होंने ही ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था, उन्होंने उनका बहुत सपोर्ट था, उन्होंने बहुत तरीके से सपोर्ट किया ये प्रोडक्ट के लिए। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि प्रीति यादव हमारे साथ है आपसे ये बात करने के लिए। प्रीति यादव एमए में ऑलमोस्ट 10 साल से 9 इयर्स है। शी हैज बीन एन अमेजिंग साइंटिस्ट इंजीनियर। बहुत इनक्रेडिबल क्रिएटिविटी है इसके लिए आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हर टू बी हियर। लेकिन बिफोर प्रीति कम्स हियर, मैं आपसे जस्ट 2 मिनट लूंगा। सिर्फ क्योंकि आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा 5 वजह से क्यों हमारे गट इतना क्रिटिकल है हमारे हेल्थ के लिए। हम ये जो 10 दिन है हम क्यों बिताते हैं इस गट हेल्थ के लिए, गट रिसेट के लिए। जैसे उसको उसका वजह है, तो मैं उसके पहले वजह है सपोर्ट न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन को हेल्प करने के लिए। तो गट हमारे खाने को तोड़ने और न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करने के लिए जिम्मेदार है, जो बॉडी के से फंक्शन करने के लिए जरूरी है। हेल्थी गट का मतलब है एफिशिएंट डाइजेशन और न्यूट्रिएंट्स के सही अब्जॉर्प्शन। अगर गट हेल्थ खराब है, हम सही से न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्सॉर्ब कर पाते, जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण बन सकते हैं। ये वेट रेगुलेशन और ओवरऑल हेल्थ पर असर डालती है। सेकेंड रीजन है ब्रेन के साथ। रीसेंट रिसर्च, अभी कभी के रिसर्च बताते हैं कि गट और ब्रेन के बीच गहरा कनेक्शन है। उसे अभी हम गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। गट ब्रेन एक्सिस। हमारे गट माइक्रोबायोम वेरियस न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरोपेप्टाइड्स है, वो हमारे गट प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के लिए, लगभग
90% सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, 90% सेरोटोनिन जो मूड, हमारे सोशल बिहेवियर, हमारे स्लीप, हमारे एपेटाइट, हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, वो हमारे गट में प्रोड्यूस करते हैं, हमारे ब्रेन में नहीं, हमारे गट पे। सो गट माइक्रोबायोम में होने वाला डिसरप्शन को ब्रेन का बहुत असर पड़ता है। थर्ड, इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए आपको पता है करीब से करीब 70%, 17% इम्यून सिस्टम गट में होता है। 70%, 17%। अच्छी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, जो ओवरऑल हेल्थ और डिसीज से बचने के लिए एसेंशियल है। गट में इन्फ्लेमेशन से ओवर एक्टिव इम्यून सिस्टम हो सकता है, जो क्रॉनिक डिसीज जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट डिसीज और डिप्रेशन और एंग्जाइटी जैसे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स का कारण भी बन सकते हैं। फोर्थ रीजन, गट माइक्रोबायोम। गट माइक्रोबायोम जो हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाले ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और जो अणु है बैक्टीरिया और अदर माइक्रोब्स की कम्युनिटी है, वेट रेगुलेशन से जुड़ा है। गट में कुछ खास बैक्टीरिया हमारे फूड मेटाबॉलिज्म पर असर डालते हैं, अफेक्टिंग कितने कैलोरीज और न्यूट्रिएंट्स हम अब्सॉर्ब करते हैं। सोच लिए ये बैक्टीरिया है हमारे, हमें कंट्रोल करने के लिए हमारे बैक्टीरिया है हमारे गट पे, वो ही बताते हैं कितने कैलोरीज हम ले ले, कितने न्यूट्रिएंट्स हम अब्सॉर्ब करें। इसके लिए हमारे गट माइक्रोबायोम को संभाल कर रखने के लिए हमारा कर्तव्य है, दैट इज आवर ड्यूटी, राइट। और फिफ्थ है हमारे ब्लड शुगर को सपोर्ट करने के लिए गट माइक्रोबायोटा है, माइक्रोबायोम ब्लड शुगर बैलेंस को बनाए रखने के में वाइटल रोल प्ले करता है, जो टाइप 2 डायबिटीज जैसे कंडीशंस को प्रिवेंट और मैनेज करने में क्रिटिकल है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लो तो सर्टेन टाइप्स ऑफ कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, गट बैक्टीरिया है में और फाइबर को शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, हम बोलते हैं SCFA, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में ब्रेकडाउन कर सकते हैं, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं और इससे ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलर करने में हेल्प करते हैं। तो यही 5 रीजन है व्हाई हम इतना गट के ऊपर इतना रिसर्च हो रहा है इस दुनिया में, और हम हमारे प्रोग्राम में ये 10 दिन में गट का रिसर्च करना इतना इम्पोर्टेंट है। तो यही था मेरा आज का सोच। आज मैं इन्वाइट करूंगा प्रीति यादव को। प्रीति, प्लीज कम टू द स्टेज एंड एंटरटेन अस। सुप्रभात, धन्यवाद डॉक्टर श्याम। आपने जो ज्ञान दिया है और आपने जो बेस बनाया है आज के वक्तव्य के लिए, मैं आपके लिए आप तहे दिल से उसके लिए आभारी हूँ। और सुप्रभात, सुंदर सुबह है, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं। आप सब लोग जो आहार का सेवन कर रहे होंगे वो तामसिक भोजन से अलग है, सात्विक भोजन है। तो इन सब चीजों का भी हमारे जो गट पे बहुत असर होता है, बहुत अच्छा असर होता है। और इसी तरीके से ये साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके से ये दिन हमारी जिंदगी में ऊपर वाला लेकर के आया है कि हम अपने डाइट को किसी बहाने से कंट्रोल कर सकें। तो इसी के साथ आपका दिन बहुत बहुत मंगलमय हो। और आज हमें एक लंबा सफर तय करना है, तो मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ। आप बताइएगा कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है या नहीं। क्या आप देख पा रहे हैं? जी नहीं, अभी तक। एक मिनट। क्या अब आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं? जी जी, धन्यवाद। तो क्योंकि आज हमें एक लंबा सफर तय करना है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूंगी कि ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक की दुनिया है क्या। ये एक बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी दुनिया है, लेकिन ये आपको जान के हैरानी होगी कि ये अपने आप में जो ये इकोसिस्टम है, ये हमारे शरीर के अंदर विद्यमान है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, क्योंकि इस पूरे वक्तव्य को समझने के लिए आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इकोसिस्टम, पारितंत्र,
पारिस्थितिक भौतिक सामंजस्य ये होता क्या है। अब आप कल्पना कीजिए कि सुबह का समय है, आप एक तालाब के किनारे भ्रमण कर रहे हैं, तो आपको वहां क्या क्या मिलेगा। आपको सबसे पहले मिलेंगे वहां पे बहुत सारे जैविक तत्व, जैविक यानी बायोटिक तत्व, जैसे कि मछलियां, मेंढक, पत्थरों पे उगने वाली काई, पेड़ पौधे, और अजैविक तत्व जैसे कि पानी, पानी में पड़े हुए पत्थर, टूटी हुई डालियां, पत्ते इत्यादि। और आप कई बार ये भी देखेंगे कि ये मछलियां, ये मेंढक उनमें से कुछ कुछ खा रहे हैं, तो ये आपस में कर क्या रहे हैं, ये आपस में एक तरीके का भौतिक सामंजस्य बना रहे हैं। और यही हमारे जीवन का मूल रहस्य है कि हर प्राणी एक दूसरे से कुछ ना कुछ अपने प्राकृतिक माहौल में कुछ ना कुछ पाता है, भोज बनता है या भोजन करता है, और जीवन की शैली पर आगे बढ़ता रहता है। तो इसी पारितंत्र को, पारिस्थितिक भौतिक सामंजस्य जो जैविक और अजैविक तत्वों के बीच में होता है, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। और यही इकोसिस्टम, यही पारितंत्र हमारे शरीर के अंदर भी है, जो ये बना है प्रीबायोटिक यानी कि अजैविक तत्व, और प्रोबायोटिक यानी कि जैविक तत्व। इन दोनों के बीच में जो ये सामंजस्य है, ये हमारे शरीर के अंदर का इनर इकोसिस्टम तैयार करता है। तो जबकि अब हम ये चीज समझ गए हैं, हमें आगे की हमारी यात्रा करना थोड़ा आसान रहेगा। तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि जैविक और अजैविक जो दो तत्व हैं, उसमें जैविक हुआ हमारे प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक करते क्या है कि वो एक जीवित चीज है, और आप जानते हैं कि कोई भी चीज जो जिंदा है उसको जीने के लिए भोजन की जरूरत है। तो शरीर के अंदर उसे भोजन मिलेगा कहाँ से, तो ये भोजन हमें मिलता है प्रीबायोटिक के फॉर्म में। अब प्रीबायोटिक अजैविक तत्व हैं, इनमें जीवन नहीं है, ये फाइबर्स हैं जो हमारे शरीर में जब हम उसको खाते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और ये प्रोबायोटिक जो है इस प्रीबायोटिक को अपना आहार बनाते हैं, भोजन बनाते हैं और जीवित रहते हैं। तो इकोसिस्टम जिसकी हमने बात की थी, ये प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक एक दूसरे के साथ मिलकर के जो इकोसिस्टम तैयार करते हैं, उसको हम गट माइक्रोबायोटा फ्लरिशिंग भी बोल सकते हैं कि ये दोनों जब साथ में रहेंगे तो प्रोबायोटिक का विकास होगा। अब जब ये प्रीबायोटिक क्या सिर्फ यही काम करते हैं कि ये सिर्फ भोजन है प्रोबायोटिक का? बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये प्रीबायोटिक और क्या करते हैं, हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि इस प्रीबायोटिक्स का एक सुंदर इतिहास है। बहुत पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन बहुत नई भी नहीं है। तकरीबन एक दशक पहले 1981 में दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था चैपलिन और रॉजर, जिन्होंने सबसे पहले दूध में होने वाली शर्करा को जाना पहचाना और ये देखा कि जो पेट में जो बायोम है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं बैसिलस एसिडोफिलिस, इस बैक्टीरिया के को ये संतुलित करता है। उन्होंने ये जाना तो सही, लेकिन इसको कोई नाम नहीं दिया। फिर हमारी यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ी और सन 1995 में फिर दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रॉबर्टफ्रेड और गैप्सन। इन दोनों वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रीबायोटिक को एक औपचारिक नाम दिया, एक औपचारिक परिभाषा दी और कहा कि प्रीबायोटिक वो तत्व हैं जो शरीर के अंदर जाने के बाद में उसको कोई हानि या नुकसान या फायदा कुछ भी नहीं पहुंचाते, लेकिन अंदर जो प्रोबायोटिक्स हैं, जो माइक्रोबायोमिक सिस्टम है हमारे अंदर, उसका भला करते हैं। सिर्फ इतना ही उन्होंने जाना। उसके बाद 2008 में एक आधिकारिक परिभाषा मिली इस प्रीबायोटिक को, जो कहता है कि प्रीबायोटिक इज अ नॉन वायबल फूड कंपोनेंट that confers health benefit on the host associated with modulation of microbiota। ये एक आधिकारिक परिभाषा है जो यूनाइटेड नेशंस ने सन 2008 में दी। अब इस परिभाषा को हम हिंदी में समझते हैं। तो नॉन वायबल फूड कंपोनेंट क्या हुआ, जैसा कि पहले भी हमारे ये रॉबर्टफ्रेड और गिब्सन ने बताया था, सेम वही चीज आगे बढ़ती है कि प्रीबायोटिक वह तत्व हैं जो हमारे शरीर के अंदर नॉन वायबल है, मतलब वो हैं तो सही लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब ये कहते हैं कि एक फायदा पहुंचा रहे हैं हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए। कैसे कि वो जो हमारा जो मेजबान शरीर है, होस्ट है, उसके अंदर जो माइक्रोबायोटा है, यानी कि ये सूक्ष्म जीवाणुओं का जो
परिवार है उसको संतुलित करता है। तो ये हमारी हुई इसकी औपचारिक आधिकारिक परिभाषा। अब जैसा कि कमल ने भी शुरू में कहा था कि ये प्रीबायोटिक जो होते हैं, ये फाइबर्स जो होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, यानी कि घुलनशील और अघुलनशील। पहले हम बात करते हैं घुलनशील फाइबर्स के बारे में। तो आपको एक उदाहरण देती हूँ कि आपने सब्जा के बीज जरूर खाए होंगे, फालूदा में डलते हैं। ये नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का एक बहुत फेमस डेजर्ट है, कुल्फी में डलता है। और आजकल क्योंकि सभी कोई सेहत की तरफ जागरूक हो चुका है, तो बहुत सारे लोग इसको सुबह पानी में डाल के भी इसका सेवन करते हैं। आपके भी न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया होगा। तो ये सोल्यूबल फाइबर है क्या चीज? जब आप सब्जा के बीज को पानी में सोख करते हैं तो वो पानी को सोख लेता है अपने अंदर और एक जेल जैसी, एक चिपचिपी गुई चीज अपने इर्द गिर्द पैदा करता है। ये जो गुई चिपचिपी चीज बन रही है, ये बन रही है सोल्यूबल फाइबर्स। और दूसरी तरफ अघुलनशील, अगर आप गेहूं की चोकर को, यानी गेहूं की भूसी को या ईसबगुल की भूसी को आप पानी में डालेंगे तो वो पानी को सोखेगा नहीं, वो जाकर पानी के नीचे बैठ जाएगा। तो जो पानी के नीचे बैठ गया और वो उसने पानी को नहीं सोखा, ये चिपचिपा पदार्थ अपने इर्द गिर्द नहीं बनाया, वो हुए अघुलनशील फाइबर, यानी कि इनसोल्यूबल फाइबर्स। तो ये दो प्रकार के फाइबर्स हो गए और इन दोनों का अपना अपना कर्तव्य है। तो पहले सोल्यूबल फाइबर्स को समझते हैं, क्योंकि आपने जाना कि पानी एब्जॉर्ब करने के बाद, पानी को सोखने के बाद ये फूल जाता है। तो जब कोई चीज फूलेगी तो क्या करेगी? वो ज्यादा जगह घेरेगी। और सोच लीजिए कि यही चीज आपके शरीर के अंदर हो रही है। आपने सोल्यूबल फाइबर खाया, वो फूला, तो जब फूला तो जगह घेरेगा, और जगह घेरेगा तो आपको क्या महसूस होगा कि आपकी भूख कम हो गई, क्योंकि आपको पेट भरा भरा लगेगा। तो इसको हम कहेंगे सटाइटी। ये जो है सटाइटी को, भूख रोकने की क्षमता को बढ़ाता है। और जाहिर सी बात है कि जब हम खाने का सेवन कम करेंगे तो डॉक्टर श्याम ने भी आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, और हम कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा, शुगर को मैनेज करेगा, और गट फ्लोरा यानी सूक्ष्म जो हमारे अंदर जो प्रोबायोटिक है उनके बारे में तो हम पिछली स्लाइड में बात कर ही चुके हैं। अब इसके अलावा ये हमें मिलता किस किस चीज से है? तो सब्जा की सीड्स के बारे में, सब्जा के बीज के बारे में तो हमने जाना ही। इसके अलावा ये हमें मिलता है सेब से, बीन्स से, ओट्स से, बहुत तरीके के नट्स जैसे कि आलमंड, इनसे मिलता है, शकरकंदी से मिलता है ना, और बहुत सारे खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स, इनसे मिलता है। तो आपको ये सोल्यूबल फाइबर्स जो है इन खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा ये एक बहुत जरूरी और भी काम करता है। फाइबर जो होता है ना, वो टूटता नहीं है, वो धीरे धीरे जो सीधे पेट के रास्ते होते हुए इंटेस्टाइन यानी छोटी आंतों में जाते हैं, और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में यानी कि मलाशय में जाता है, कोलोन में जाता है, वैसे का वैसा ही। तो इस तरह से ये जो सोल्यूबल फाइबर्स हैं, ये आपके खाने को अपने साथ साथ पानी एब्जॉर्ब करते हुए अपने आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में नीचे तक ले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो है खाने को मूव करने में भी मदद करता है। ये हो गए हमारे सोल्यूबल फाइबर्स के बेनिफिट। अब आते हैं इनसोल्यूबल अघुलनशील फाइबर्स के बारे में। तो जैसा कि हम समझ रहे हैं कि ये घुलता नहीं है, ये बल्क फॉर्म में रहता है। तो ये करता क्या है? जब ये आपके मलाशय में जाता है, तब ये वहां पर जाने के बाद में जो मल है उसकी मात्रा को संतुलित करता है। तो इस तरह से जो ऐसे समझ लीजिए कि जो प्रातः काल जब हमें मल को शरीर से बाहर निकालने में सही अनुपात में, सही कंसिस्टेंसी में मल को बनाता है, और इस तरह से ये हमारे डाइजेशन को सपोर्ट करता है, बाउल मूवमेंट्स को हेल्प करता है। इस तरह समझते हैं इसको। और ये हमें मिलता किस चीज से है? ये हमें मिलता है होल ग्रेन से। जैसे कि हमने चोकर की बात की है, तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप हमेशा जो होल ग्रेन खाइए, मैदा नहीं खाइए, गेहूं पूरा का पूरा खाइए, या ब्राउन राइस खाइए, है ना, किनोआ खाइए, अपने आहार में ग्रीन्स को बढ़ाइए। हम स्कूल में पढ़ते थे ना कि रफेज फूड में बढ़ाओ, रफेज बढ़ाओ। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे विटामिन मिनरल्स,
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए हमारे प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, और इसके अलावा हम एक तीसरी चीज पढ़ते थे, तो वो तीसरी चीज क्या थी, याद है ना आपको? रफेज। तो ये रफेज जो है, हमारे जो इनसोल्यूबल फाइबर्स हैं, ये इस प्रकार से आपके बाउल मूवमेंट्स को जो है वो मदद करते हैं। तो अब जब हमने सोल्यूबल और इनसोल्यूबल फाइबर्स की बात कर ली है, तो हम अब इन प्रीबायोटिक्स को और भी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि डॉक्टर श्याम ने आपको अभी बताया था, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जब ये प्रीबायोटिक आपके इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं, तब वो वहां पर इन प्रोबायोटिक्स का आहार बनते हैं। और जब प्रोबायोटिक्स का आहार बनते हैं, तो ये इसके साथ साथ, जब प्रोबायोटिक्स प्रीबायोटिक का सेवन कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ ही कुछ मेटाबोलाइट, यानी आप ये समझ लीजिए कि मध्यमवर्ती उत्पाद पैदा करते हैं। ये मध्यमवर्ती उत्पाद हैं आपके शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, SCFA। और ये फैटी एसिड्स हैं क्या क्या, जैसे कि ब्यूटेरिक एसिड, लैक्टिक एसिड, आपका एसिटिक एसिड। तो ये जो एसिड्स हैं ये बहुत जरूरी हैं। ये हमारे शरीर के मतलब इंटेस्टाइन के अम्ल को, यानी कि पीएच को मैनेज करते हैं। और जब ये पीएच को मैनेज करते हैं, तब ये और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। उनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने खाए, जिसकी हमने पिछली स्लाइड में बात की थी, विटामिन, मिनरल्स, उनको शरीर के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम। इनको जो है इंटेस्टाइन के थ्रू अपने शरीर के अंदर ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। इसके अलावा और जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं वो है अमीनो एसिड, जैसे कि ग्लाइसिन, ग्लूटामीन। ये सारी तत्व जो है मिलकर के हमारे शरीर को सही मायने में संपूर्ण रूप से न्यूट्रिशन देते हैं। इसके अलावा तीसरी जो बहुत जरूरी चीज, एक और चीज करती है ये हमारे प्रीबायोटिक्स, ये है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि इम्यूनिटी को और भी ज्यादा सुदृढ़ करते हैं। तो आपको एक और चीज, बहुत रोचक तथ्य मैं आपको बताती हूँ कि हमारे शरीर के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक लाइनिंग होती है, उसको बोलते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन करता क्या है कि आप जब भी कुछ खाते हैं तो आप अच्छी चीजें तो खाते ही हैं, इसके साथ साथ आप कुछ रोगाणु भी खाते हैं, पैथोजेंस भी अपने शरीर के अंदर लेते हैं। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है एक तरह के किले की दीवार है। तो ये किले की दीवार जो है इन रोगाणुओं को, इन पैथोजेंस को अपने शरीर के अंदर जाने से रोकती है। म्यूकस की लाइनिंग उसको वहीं पर रोक लेती है। ठीक है, और एक तरीके का प्रोटीन होता है म्यूसिन, जिसको ये जो प्रीबायोटिक्स हैं ये बनाने में उसको संतुलित करते हैं। तो इस तरह से आप ये समझिए कि ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लाइनिंग है ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जब तक ये दीवार खड़ी है तब तक आपके शरीर को रोग कम होंगे। और हम जान ही चुके हैं कि ये प्रोबायोटिक्स को, गट के माइक्रोफ्लोरा को, हमारे अंदर रहने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं के जीवन को भी आगे बढ़ाता है, जो हमारे लिए जरूरी है। तो ये हो गए हमारे प्रीबायोटिक्स के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, अब हम समझते हैं, आपने न्यूट्राइट फाइबर तो जरूर खाया होगा, उसमें 3 प्रकार के फाइबर होते हैं। ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, ये यूनिक कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि ये तीनों सॉल्युबल फाइबर्स हैं और अपनी अपनी जगह पे इनका अपना अपना बहुत महत्व है। और हम आगे की स्लाइड्स में इन तीनों फाइबर्स को समझते हैं। तो सबसे पहला हमारा फाइबर है रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन। तो रेजिस्टेंट क्या होता है? रेजिस्टेंट, सबसे पहले रेजिस्टेंट शब्द को समझते हैं। रेजिस्टेंट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, और माल्टोडेक्स्ट्रिन क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अब क्या हो रहा है कि रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन जब हम खा रहे हैं तो ये डाइजेस्ट पेट में नहीं हो रहा, रुक रहा है पेट में डाइजेस्ट होने को। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इसका डाइजेशन नहीं हो रहा है, इसका डाइजेशन सीधे जाकर के होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। और वहां पर ये करता क्या है? वहां पर ये होता है फर्मेंट। और फर्मेंटेशन का मतलब आप समझते ही होंगे, खमीर उठाना।
जैसे कि अगर हमें इडली बनानी है या हमें डोसा बनाना है तो हम रात को चावलों को भिगा देते हैं। भिगा करके हम करते क्या है, हम ये इन्हीं प्रोबायोटिक्स को बढ़ाते हैं और वो इस भोजन के ऊपर जो चावल है उसको रात भर में तोड़ देता है, खमीर बना देता है, ताकि जब हम उसको खाते हैं तो वो हमारे शरीर में उसकी पाचन आसान हो जाती है। बिल्कुल यही चीज हो रही है यहाँ पर इस रेजिस्टेंट माल्टोडेक्स्ट्रिन के साथ भी। ये हमारे कलोन में, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद में वहां पर खमीर पैदा करता है, और जब खमीर पैदा करता है तो उसके साथ साथ बनते हैं हमारे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, जिसके बारे में हमने पिछली स्लाइड में मंत्रणा की थी। इसके अलावा ये करता क्या है कि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं जैसे कि बिफिडोबैक्टीरियम, इनकी मात्रा को संतुलित करता है, इनकी ग्रोथ कराता है। ठीक है, और जैसा कि डॉक्टर श्याम ने आपको बताया था कि प्रीबायोटिक फाइबर्स जो हैं ये आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं, लिपिड्स के लेवल को संतुलित करते हैं। आप जानते हैं कि अगर आपके लिपिड का संतुलन बिगड़ जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ेगा, और कोलेस्ट्रॉल का संतुलन बिगड़ेगा तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार के रोग आपको हो सकते हैं, रक्तचाप की बीमारियां हो सकती हैं। तो इस तरह ये समझिए कि ये प्रीबायोटिक फाइबर जो है आपके शरीर के लिए कितना अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरा हमारा सोल्यूबल फाइबर है वो है इन्यूलिन। अब आप इस चित्र में देख रहे होंगे कि कुछ कंद बने हुए, ये कंद है चिकोरी रूट के, जो इन्यूलिन का प्राकृतिक रूप से सबसे घनत्व लिया हुआ सोर्स है। आप एक फैक्ट आपको बताती हूँ, तकरीबन 3000 प्रकार की वनस्पतियां हैं जिनके अंदर इन्यूलिन होता है, लेकिन जो चिकोरी रूट है उसमें ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 100 ग्राम चिकोरी में आपको 43 ग्राम इन्यूलिन मिलता है, ये है उसका घनत्व। ठीक है, और ये चिकोरी, ये इन्यूलिन फाइबर जो है, ये वही जो हम अभी तक बात कर रहे हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर अच्छे बैक्टीरिया जो कि बिफिडोबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलाई, इनकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है, इनकी ग्रोथ को मॉड्यूलेट करता है, इसको सही मात्रा में आगे बढ़ाता है, ग्रोथ कराता है। और शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम पहले बात कर रहे थे कि कैल्शियम्स, मिनरल्स, इनको एब्जॉर्ब कराता है, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाता है, और जो सटाइटी है यानी कि भूख रोकने की क्षमता उसको तो ठीक करता ही करता है, साथ में ग्लूकोज और लिपिड के लेवल्स को भी रेगुलेट करता है। और तीसरा जो हमारा मुख्य इंसोल्यूबल अघुलनशील फाइबर है वो है हमारा गुआर गम। गुआर आप गुआर फली के नाम से भी जानते हैं, मध्य प्रदेश में इसे चतर फली कहते हैं। ये हमारे सब्जी मंडी में बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि एक बड़ी कमाल की फली है। इसके जो बीज होते हैं, बीज में जो एंडोस्पर्म होता है, जहां से कि बीज अंकुरित होता है, वो एंडोस्पर्म जो है एक तरीके का गम है, और वो भी एक तरीके का सॉल्यूबल फाइबर है। बहुत बहुत हमारे लिए ये फायदेमंद सब्जी है। लेकिन ये गुआर गम जो है ना, इसकी अपने आप में जो विस्कोसिटी है, जो घनत्व है, ये बहुत ज्यादा होती है, जो कई बार हमारे शरीर को उसको डाइजेस्ट करने में, उसको पचाने में मुश्किल हो सकती है। तो इसको हम करते क्या है, इसको हम करते हैं हाइड्रोलाइज। हाइड्रो यानी पानी, लाइस मतलब तोड़ना। तो पानी की शक्ति से इस गुआर गम को तोड़ दिया जाता है, हाइड्रोलाइज कर दिया जाता है, जिससे ये और छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर ये हमारे शरीर में ज्यादा अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो सकता है, ज्यादा अच्छी तरीके से मेटाबोलाइज हो सकता है, और हमारे शरीर को और ये जेंटल हो जाता है हमारे पेट में जाकर के। और जैसे एक इसके साथ में और भी बहुत रोचक तथ्य ये है कि एक तरीके का बैक्टीरिया होता है म्यूकोलाइटिक बैक्टीरिया। हमने पहले स्लाइड में देखा था कि म्यूकस मेम्ब्रेन की महत्ता क्या है। इस म्यूकस मेम्ब्रेन को तोड़ने के लिए ये होता है बैक्टीरिया, म्यूकोलाइटिक बैक्टीरिया, जो अच्छा नहीं है। लेकिन गुआर गम क्या करता है, इस म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए इस म्यूकोलाइटिक बैक्टीरिया से जो है, जो इंटरनल लाइनिंग है जो म्यूकस की, उसको और मजबूत करता है, म्यूसिन नाम के प्रोटीन को संतुलित करता है, ताकि इस म्यूकोलाइटिक बैक्टीरिया का असर जो है शरीर पे कम हो। इसके अलावा इम्प्रूव बाउल रेगुलरिटी, यानी कि जो मल की मात्रा है उसको कम या ज्यादा
उस करने में मदद करता है। एक एक तथ्य मैं आपको बताती हूँ कि हमारे मलाशय में जो मल होता है वो खुश्क रूप में होता है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है। तो ये ग्वार करता क्या है कि ये पानी को शरीर से सोखता है और मल की मात्रा को बढ़ाता है। अब इसी को उल्टी तरह से समझ लेते हैं। अगर हमारा मल गीला है, ढीला है, पानी की मात्रा उसमें ज्यादा है, दस्त जैसी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, तो ये जो फाइबर है ये उस पानी को मल से सोख लेता है। तो समझिए कि ये ना दस्त होने देता है ना कब्ज होने देता है। इस तरीके से ये दोनों को बैलेंस करता है और ब्लड ग्लूकोज और लिपिड्स को तो संतुलित करता ही है। तो इस प्रकार से ये सारे फाइबर्स मिलकर के क्या क्या करते हैं, जो कि डॉक्टर श्याम ने हमें शुरू में ही बताए थे 5 तत्व। हमारे बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लिपिड लेवल को कंट्रोल करते हैं, भूख को कंट्रोल करते हैं, खाने के पाचन में मदद करते हैं, और जो प्रोबायोटिक्स हैं उनका भोजन तो ये है ही। तो ये यहाँ पर हम प्रीबायोटिक्स को बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं। हमने भोजन को तो समझ लिया, लेकिन अब इसको खा कौन रहा है, प्रोबायोटिक्स, हम उनको भी समझते हैं। तो ये अब हम प्रोबायोटिक्स की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जो बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही जटिल है, लेकिन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। इस प्रोबायोटिक्स को भी हम साधारण रूप से ऐसे समझते हैं कि एक व्यस्त भाग दौड़ की जिंदगी में जीने वाले लोग, एक बहुत बड़ा शहर जिसमें बहुत तरीके के लोग रह रहे हैं, लेकिन इस बड़े शहर में आपको जरूरत है शांति की, हार्मनी की। तो ये जो कर्म योगी हैं इस बड़े शहर में शांति स्थापित करने के लिए, हार्मनी स्थापित करने के लिए, ये कर्म योगी हैं हमारे प्रोबायोटिक्स। अब ये प्रोबायोटिक्स जो है ये हमारे जीवन में तब से है जब से हमने इस संसार को देखा भी नहीं। हम इन प्रोबायोटिक्स को पाते हैं अपने माँ के गर्भ से। माँ के शरीर के अंदर जिस भी प्रकार का प्रोबायोटिक एटमॉस्फेयर है, चाहे वो उसके गट में हो, योनि में हो या उसके मुंह में हो, इन तीनों चीजों से हमारे शरीर के प्रोबायोटिक एटमॉस्फेयर का पैदा होने से पहले ही निर्माण होता है। अब माँ ने क्या, जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग कह गए ना, और साइंस भी अब कहती है कि शिशु वैसा ही बनता है, उसका स्वास्थ्य वैसा ही होता है जिसका माँ सेवन करती है। तो ये जो तथ्य है यहाँ पर बिल्कुल सही सटीक रूप से जो है इम्पोर्टेंट है। अब शिशु जब पैदा होता है तो वो किस तरह से पैदा हो रहा है, प्राकृतिक रूप से पैदा हो रहा है या सिजेरियन शल्य चिकित्सा से पैदा हो रहा है, ये भी बहुत मायने रखता है। जब वो प्राकृतिक रूप से पैदा होता है तब माँ का जो ये माइक्रोबायोम सिस्टम है ये उसको ज्यादा मिलता है, लेकिन जब वो शल्य रूप से सी सेक्शन से होता है तब वो इसको उतना नहीं पा पाता है। जो बच्चे प्री मैच्योर होते हैं, समय से पहले हो जाते हैं, उनको भी पूरी तरह से ये माँ का माइक्रोबायोटा नहीं मिल पाता है। अब जब बच्चा पैदा हो गया है, इन्फेंट है, शिशु है, तो वो क्या खा रहा है, किस प्रकार के परिवार में उसका पालन पोषण हो रहा है, उसका भोजन क्या है, उसने माँ का कितना स्तनपान किया है, ये बहुत जरूरी है कि माँ का स्तनपान बच्चा जितना अधिक समय तक करता है, उसका गट माइक्रोबायोम, उसके शरीर के अंदर के प्रोबायोटिक्स जो है वो उतना ज्यादा संतुलित रूप में रहते हैं। और उसके बाद आता है हमारा बाल्यकाल, और ये बाल्यकाल में जो हमारा प्रोबायोटिक सिस्टम है वो काफी हद तक मैच्योर हो चुका होता है, जो एडल्ट रूप तक जाते जाते भी सही रहता है। अब जो ये यूनिक फाइबर्स हैं ये हमारे माफ कीजिएगा, जो प्रोबायोटिक है ये सबसे पहले हमें 1915 में मिले थे दूध में, जो दूध स्पॉइल होता है उससे। लेकिन आप डरिए मत, क्योंकि ये अच्छे प्रोबायोटिक्स हैं। तो ये आपके इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं, वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्मर्स। तो वेजिटेटिव को आप ऐसे समझ लीजिए कि वो जो किसी भी एनवायरनमेंट में जीवित नहीं रह पाते, उनको एक सही एनवायरनमेंट चाहिए होता है। और स्पोर फॉर्मर्स वो होते हैं जो हाई टेम्परेचर, हाई पीएच को टॉलरेट कर लेते हैं। तो इसीलिए स्पोर फॉर्मर्स जो हैं वो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा समय तक जीवित रह पाते हैं। और यूएस एफडीए ने भी इसको बिल्कुल सही तरीके से जनरली रिकॉग्नाइज्ड एज सेफ की उपाधि दी है।
और ये स्पोर फॉर्मर, इसका एक टाइप है आपका यूनिक IS2। यूनिक IS2 एक स्पोर फॉर्मर बैक्टीरिया है जो आपके शरीर के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी बेनिफिट्स देता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, आपके अंदर और जो माइक्रोबायोटा है इनको संतुलित करता है, इनका ग्रोथ कराता है, बाउल मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में भी, उनका पाचन करने में भी मदद करता है, डाइजेशन को बढ़ाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो ये है आपके यूनिक IS2 के 6 मुख्य गुण। अब जबकि हमने प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स को इतनी अच्छी तरह से समझ लिया है, तो हम चलते हैं आज के आखिरी पड़ाव पर, वो है अपनी गतिविधि पर। तो आप अपने लिए एक सुंदर सा भोजन, एक सुंदर सी रेसिपी रिसर्च कीजिए जिसमें बहुत सारा प्रीबायोटिक हो और हमारे साथ शेयर कीजिए। इसके साथ में विराम देती हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रीति जी फॉर दिस वंडरफुल इंफॉर्मेशन। आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी आज हमें प्रीबायोटिक के बारे में, प्रोबायोटिक के बारे में। आई एम श्योर, मुझे पता है कि सभी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी, क्योंकि काफी सारा जो विस्तृत जानकारी है फाइबर के बारे में आज मिला कि इन्युलिन का काम क्या है, हाइड्रोलाइज का मतलब क्या है, राइट। गुआरगम हमें पता था, लेकिन ये हाइड्रोलाइज गुआरगम क्या है उसके बारे में आज हमें डिटेल में जानकारी मिली। इन्युलिन के बारे में आपने बताया कि भाई चिकोरी रूट, 3000 अलग अलग प्लांट्स के बारे में अगर हमने जानकारी ली तो उसमें सबसे ज्यादा घनत्व चिकोरी रूट में पाया गया है। तो ये जानकारी भी आज हमें मिली। आज हमने समझा सोल्यूबल फाइबर का रोल क्या है हमारे शरीर के अंदर, घुलनशील और अघुलनशील यानी कि इनसोल्यूबल फाइबर का हमारे शरीर के अंदर क्या रोल है। तो जब हम किसी कस्टमर को, किसी व्यक्ति को फाइबर प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं, सजेस्ट करते हैं, तो आज हमें पता चल रहा कि वो उनके शरीर के अंदर जाके वहां पे क्या काम करे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। आई एम श्योर आप सब लोगों ने ये जानकारी ले ली होगी, नोट डाउन कर लिया होगा, और इसका हम सबसे पहले हमारे लिए उपयोग करेंगे और फिर हमारे जान पहचान वाले सभी लोगों तक ये सही जानकारी पहुंचाएंगे। सो एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रीति जी के लिए। और यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ द डे आपके सामने है, तो आप सब लोगों को रेसिपी जरूर शेयर करनी है। हमारे सारे हेल्थ बडी आपके साथ है, राइट। सो अब हम आगे बढ़ते